एक महीने में 10,000 सैलरी, उसमें से भी 8,000 दवाई का खर्चा हो जाए, बाद में 2,000 में वो घर कैसे चलाते होंगे? शरीर के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद के मन के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो खाना पीना आप कभी भी जो गलत है वो छोड़ नहीं सकते, और सही है वो कभी भी आप अपना नहीं सकते। ना कोई दवाइयाँ, ना एक भी रुपए का खर्च, फिर भी लाखों लोगों की बीमारियां ठीक होती है। ऐसी न्यू डाइट सिस्टम, उसके बारे में हम जानेंगे आज दक्षाबेन सावलिया से कि एक भी रुपये का खर्च नहीं है और ना कोई दवाइयाँ लेनी है, फिर भी लाखों लोगों को जो है बीमारी से मुक्ति मिली है। तो क्या है ये न्यू डाइट सिस्टम, उसकी संपूर्ण जानकारी हम आज लेंगे दक्षाबेन सावलिया से। बेन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा आपका परिचय दीजिए और आपका एक्सपीरियंस जो है ये हमारे दर्शक मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया, असिस्टेंट गैस ऑफिस नासिक से। हमारा कार्य है कि हम लोगों को जो बीमारियां है वो दूर कैसे करनी है और उसका स्वास्थ्य उनको कैसे वापस लौटाना है, वो भी बिना कोई हेल्थ इश्यू नहीं हो, यानी कि साइड इफेक्ट नहीं हो, उस अनुसार। तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो कोई थेरेपी नहीं है, कोई पैथी नहीं है, एक लाइफस्टाइल है जिसको अपनाना है और अपने आप को स्वस्थ करना है। और हर एक थेरेपी का अपना महत्व होता है। जैसे कि डॉक्टर है तो उसका अपना एक महत्व होता है, जैसे हमारी थेरेपी है उसका एक, थेरेपी तो नहीं बोल सकते, मैंने पहले बोला कि लाइफस्टाइल है तो उनका एक अपना महत्व है। जो आयुर्वेद है उनका एक अपना महत्व है। तो हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा एक बेस्ट है, लेकिन आपको करके देखना है, अनुभव करके देखना है कि ये कैसा है, क्योंकि अनुभव करेंगे तभी हम जानेंगे कि कौन सी चीज क्या है, कैसी है। तो जब मैं पहले मेरा अनुभव बताती हूँ खुद का, कि मेरी शादी 2015 में हुई। तो मुझे पहले नहीं पता था कि ये सिस्टम क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन भगवान को पता था कि मुझे कैसे घर में जाना है। तो मुझे शादी से पहले से ही मेरी आदत ऐसे कि ना ही मुझे कोई बाहर के खाने की आदत है, ना ही मुझे ऐसे कोई चटुरे है कि मैं ऐसा खाऊं, टेस्टी वैसा खाऊं, या कोल्ड ड्रिंक्स या फास्ट फूड, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था पहले से। और मुझे नसीब से घर भी वैसा मिला, तो यहाँ आकर के भी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि यहाँ पे मुझे खाना कैसे छोड़ू, कैसे खाना छोड़ करके मैं अपने आप को चेंज करूँ, ऐसा मुझे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यहाँ पर मुझे एकदम सेट होने में आसानी हुई, और घर में मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि खाना कैसे छोड़ना है या इसमें मैं सेट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। और एक कार्य में तुरंत संभाल सकी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अलग चेंज नहीं करना था खाने पीने में, और ना ही कुछ नया अपनाना था और ना ही पुराना कुछ छोड़ना था। तो जो मेरा सिस्टम था वो पहले से ही सेट था। तो सेमिनार मेरा 2015 में मैंने शुरू किए, तो पहले जो 2 साल थे वो तो मुझे समझने में खुद में गए कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना डिटेल्स में नॉलेज नहीं था। तो फिर समझी 2 साल तक, फिर इसको अपनाया मैंने खुद के ऊपर और अनुभव भी किया। हमारे सेमिनार लगते हैं अलग अलग, पहले तो 10 डेज के लगते थे अंगूर का सेमिनार, जो सिर्फ अंगूर के जूस के ऊपर रहता था। तो मैंने खुद ने भी किया, 10 डेज तक मैंने सिर्फ अंगूर का जूस पिया, एनिमा लिया और उपवास किया। तो ऐसे खुद पे एक्सपीरियंस किया, खुद ने जाना कि ये क्या है क्या नहीं है, बाद में मैंने सब आगे बढ़ाया और इसमें आगे और अंदर के अंदर जुड़ती गई। फिर पापा को सेमिनार में जब लोग बोलते थे कि जैसे आपको भी होता होगा कि ऐसा खाने पीने से ऐसे रोग कैसे जा सकते हैं, तो मुझे भी ऐसा होता था कि ऐसे खाना पीना चेंज करने से कैसे बॉडी स्वस्थ हो सकता है। तो जब पापा के बाजू में बैठी रहती थी, सेमिनार होता था, तो लोग आकर के बोलते थे कि कालू भाई मुझे इनसे ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। मुझे लगा कि नहीं, ये तो हो तो रहा है, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि जो लोगों को खुद अच्छा हुआ है वो लोगों ने बताया कि मुझे अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। तो हाँ, तब तो मानना पड़ा कि नहीं, ये तो होता है, इसमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन ठीक से करना पड़ता है। एक पूरा सिस्टम है। जैसे कि शॉर्ट में हम बताए तो इसमें 3 बात को ध्यान में रखनी है। एक तो है एनिमा, दूसरा है उपवास, और रसाहार। एक तीनों को मिला करके सिस्टम से अगर आप चलेंगे ना, तो आपको कोई भी बीमारी हो आप उसको खत्म कर सकते हैं और जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये सिस्टम है, कोई रोग के ऊपर काम नहीं करता है, कोई एक रोग नहीं, ऐसा नहीं कि चर्म रोग है या स्किन का प्रॉब्लम है उसको ही ठीक करेगा, कैंसर को ही ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम क्या है कि अपनी बॉडी को स्वस्थ करना है, अपनी बॉडी को शुद्ध करना है, जो अंदर जो कचरा है उसको निकालना है। और कचरा निकल जाए कहीं से भी तो वहां पे स्वास्थ्य आना ही है, वहां पे सफाई होनी है, और वहां पे जो भी स्वास्थ्य चाहिए वो उसको लौटाना ही पड़ता है ईश्वर को। तो ये सिस्टम है वो स्वास्थ्य को लौटाने वाला है। तो कचरा है वो निकाल देंगे, यानी कि सेमिनार में हर अलग अलग रोगिष्ट लोग आते हैं, जैसे कि सर्दी से लेकर के कैंसर तक, यानी स्किन प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी का नाम हम नहीं ले सकते कि ये बीमारी हम ठीक करते हैं, क्योंकि हम कोई बीमारी ठीक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ शरीर की सफाई के ऊपर ही ध्यान देते हैं और उसका ही महत्व हम बताते हैं। शरीर की सफाई कर लो, बॉडी में जो भी कचरा है वो निकाल दीजिए, तो आपका स्वास्थ्य आपके पास आएगा। तो शॉर्ट में वो भी बताती हूँ कि वो कैसे करना है।
जैसे कि एनिमा के बारे में तो पापा ने बताया कि ऐसे एनिमा कैसे लेना है, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि एनिमा का जो डिब्बा आता है उसको यूज करना है सुबह शाम 2 टाइम, कंपलसरी लेना ही लेना है। और उसका बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि एनिमा नहीं लिया और फिर भी रसाहार किया या उपवास किया तो उससे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिस्टम से चलना है तो सिस्टम एक पूरा उसका फॉर्मूला रहता है, वो पूरा का पूरा अपनाना पड़ता है। तो एनिमा सुबह शाम 2 टाइम लेना है। निर्जला है, सुबह उठ करके 6 घंटे तक या 8 घंटे तक जितना आप रह सके, यानी कि निर्जला यानी पानी भी नहीं पीना। तो 6 से 8 घंटे तक आप निर्जला कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको बॉडी को रेस्ट मिलेगा, बॉडी के अंदर कुछ भी खाना पीना नहीं जाएगा। कुछ भी खाना पीना नहीं जाएगा, उससे क्या होगा, बॉडी को कोई काम ही नहीं रहेगा। बॉडी को और कोई काम नहीं रहेगा तो उसका क्या फायदा होगा कि बॉडी में जो रिपेयरिंग की जरूरत है, बॉडी वो रिपेयरिंग करना शुरू करेगा। तो उपवास में बॉडी है ना, वो रिपेयरिंग का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि उसके पास पचाने का या निष्कासन का ऐसा कोई कार्य दूसरा नहीं बचता है। तो इसलिए बॉडी अच्छे से सफाई करते हैं और बॉडी में जो रिपेयरिंग होता है वो अच्छे से होता है। तो ऐसे निर्जला में जब हम निर्जला करते हैं तब स्वास्थ्य में जल्दी वापस मिलता है। तीसरा है कि रसाहार है, क्योंकि हमें आदत है पहले से खाने की, कुछ ना कुछ तो चाहिए, ऐसा हमारा मान्यता है, हम पूरे भूखे नहीं रह सकते। तो हमें रस लेना है। रस में भी क्या होता है कि हम अगर पकाया हुआ खाना खाते हैं तो पकाए हुआ खाने में हमारे बॉडी को ज्यादा मेहनत होती है पचाने में, उसको कचरा निकालने में, कई कई बार जमा भी हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। और रसाहार में क्या होता है कि पाचन में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगने से वो जल्दी से पच भी जाते हैं, हमें एनर्जी भी मिलती है। तो बॉडी का वो काम तो हो गया एनर्जी वाला। और एनर्जी के जल्दी से पच जाने के टाइम बॉडी को रिपेयरिंग के लिए भी टाइम मिलेगा। तो एनिमा, निर्जला और रसाहार, ये तीनों सिस्टम मिला करके हम हमारे बॉडी को एकदम स्वस्थ कर सकते हैं, एकदम अच्छा कर सकते हैं। तो निर्जला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो धार्मिक तिथियां रहती है उसमें भी हमें 15-15 दिन में एकादशी आती है। वो क्यों आती है कि 15 दिन में एक बार अगर निर्जला हो जाए, अगर शरीर को आराम मिल जाए, खाना पीना हम अंदर नहीं डालेंगे तो बॉडी को रेस्ट मिलेगा, और रेस्ट मिलेगा उसी के में क्या होगा कि बॉडी है वो अपना कार्य रिपेयरिंग में लगाएगी और रिपेयरिंग अच्छे से करेगी, बॉडी में जो कम है वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में क्या होगा, खाना नहीं जाएगा तो वीकनेस आ जाएगी। हाँ, शुरू में आपको लग सकता है, क्योंकि शुरू में सबको हमें 3 टाइम खाने की आदत है। अगर हम किसी को डायरेक्टली बोल देंगे कि आपको निर्जला करना है तो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि निर्जला करना सोच भी हम नहीं सकते, करना तो बात की बात रहती है। तो निर्जला करने से बॉडी में वीकनेस आएगा, लेकिन शुरू शुरू में आएगा। समझिए कि आपने निर्जला शुरू किया तो आपको 2-3 दिन या 4 दिन तकलीफ होगी, क्योंकि हमें लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, और कुछ भी हम चेंज करते हैं ना तो तकलीफ तो होनी ही है। अगर स्वास्थ्य पाना है तो तकलीफ भी हमें थोड़ी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्वास्थ्य पाना है तो तकलीफ नहीं उठाई तो और तकलीफ डबल हो जाएगी। उससे अच्छा है कि 3-4 दिन निर्जला कर करके क्या करेंगे, जो भी होता है, अगर आप एनडीएस शुरू करते हैं ना तो आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगे। जैसे कि आपको सर दर्द हो सकता है, भारी सर्दी हो सकती है, बुखार आ सकता है, बॉडी में कंपन हो सकता है, आप खड़े भी नहीं रह पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आपको शुरू शुरू में ही होगा, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करेगी। अब तक हमने खाना खाया है, हम खाना नहीं दे रहे, अब तक हमने दवाइयाँ खाई है, हम दवाइयाँ नहीं दे रहे, तो ये बॉडी रिएक्ट करेगी। और कभी कभी ऐसा भी उल्टा होता है कि आप एंडोस शुरू करते हैं ना तो आपको बॉडी में आपको ज्यादा तकलीफें दिखनी शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि ये तो एंडोस शुरू करने से डबल हो गया, तो डर के मारे आप छोड़ देते हैं। तो इसको अच्छे से समझना है कि जब भी हम हमारे शरीर की सफाई शुरू करते हैं तब उसमें और जो कचरा है ना वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एनडीएस शुरू करेंगे तो आपको खुजली भी हो सकती है, आपको उल्टी भी आ सकती है, आपको डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो कचरा है वो किसी ना किसी रूप से तो बाहर आना ही है, तभी तो शरीर की सफाई होगी। तो इसीलिए जब भी हम एनडीएस शुरू करते हैं ना तो हमारे ऐसे प्रॉब्लम बढ़ते हैं ना, तो हमें डरना नहीं है कि एनडीएस शुरू करने से हुआ, ये आपकी सफाई हो रही है इसलिए हो रहा है। तो ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है कि एनडीएस है वो एक सफाई का कार्य है, सफाई होगी तो ही हमें स्वास्थ्य मिलेगा। तो ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है। और जब रसाहार हम करते हैं तो रसाहार में भी ये होता है कि हमें लगता है कि एनर्जी कम पड़ेगी, भूख लगती है, लेकिन रसाहार में आपको जितना जूस पीना है उतना पीजिए। सुबह का 6 घंटे का या 8 घंटे का निर्जला कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको जितना जूस पीना है पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 ही बार जूस पियो, दोपहर को 1 गिलास और रात को 2 गिलास, कैसा। आपको आधे आधे घंटे में भूख प्यास लगती है, आप पी सकते हैं, जितना पीना है उतना पी सकते हैं। उसमें टाइम की और क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सिर्फ रस जाना चाहिए। और रस भी कैसा, छाना हुआ। और ऐसा नहीं कि उसमें फाइबर होना चाहिए या बिना छाने के पीना है, ऐसा नहीं है।
तो आपको ऐसे ही रस लेंगे तो आपको बॉडी को जल्दी से रिकवरी आएगी और अच्छे से आपका कार्य बॉडी करेगी और सफाई जल्दी अच्छे से हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात की मैडम आपने। तो कई लोगों का प्रश्न होता कि ये कौन लोग कर सकते हैं, कि जैसे बच्चे हैं तो उम्र का कोई मर्यादा है कि कोई भी कर ले सकते हैं, वो साधना अपना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वृद्ध है, युवान है या बालक है, तो सब अपना सकते हैं कि कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी है वो सबको अपनाने की जरूरत है और बच्चे को खास। बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि उसको रसाहार करवाइए या उसको जूस के ऊपर रखे या निर्जला करवाए, बिल्कुल नहीं। उसको हमें भूखा बिल्कुल नहीं रहना है और वो समझ भी नहीं पाएंगे इस बात को। लेकिन उसको सिर्फ सही खाना देना है। हमें उसको भूखा नहीं रखना है, सही खाना देना है। अभी हम लोग देखते ही है, हमारे घर में भी कभी कभार ऐसा होता है, यानी मेरे खुद की बात नहीं कर रही हूँ, कॉमन बात कर रही हूँ कि बच्चे, हम जितना फास्ट फूड नहीं खाते, हम जितना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, हमारे बच्चे को हम देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो उसका खुशी है, हमें उसको देना चाहिए, उसका अधिकार है। हमें चाहे हम उसको दे सके नहीं दे सके, कभी कभार छोटी फैमिली ऐसे होती है कि बाहर जाए तो अफोर्ड करे कि नहीं करे, लेकिन फिर भी दूसरे के बच्चे खा पी रहे हैं ना, तो खुद के बच्चे को 300-400 को पिज्जा दिलाएंगे, क्योंकि वो बच्चे दूसरे खा रहे हैं तो इसको भी मन करता है, तो हम उसकी आशा पूरी करते हैं। तो एक बात तो हम बच्चे को ऐसे लागू कर सकते हैं कि बाहर का जो खाना है वो हो सके उतना बंद करना है और घर का खाना ही उनको दीजिए। जैसे कि बच्चे को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, बाहर की चॉकलेट्स खाते हैं, तो उसको हम घर पे खजूर का लड्डू वगैरह, यानी ड्राई फ्रूट्स खजूर है और ऐसे कोकोनट मिल्क पाउडर है या कोकोनट का जो बूरा है वो डाल करके उसको मस्त एक लड्डू बना करके या चॉकलेट शेप में या नए नए शेप में बना करके दे सकते हैं। तो अगर पिज्जा उनको खाना है तो रो फूड वेराइटी में इतनी वेराइटी बनती है कि बच्चे को इतना टेस्टी बना करके दीजिए कि वो बाहर का खाना सच में भूल जाएगा। और बच्चे को ऐसा नहीं चाहिए कि वो दिखने में अच्छा चाहिए, उसको टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए वो बाहर का खाना खाता है। कोल्ड ड्रिंक्स भी वो इसीलिए पीता है और कभी कभार दिखावे के कारण भी वो पीता है, स्कूल में वगैरह जाता है तो उसका फ्रेंड जो खाता पीता है वो भी उसको आदत लगती है। तो बच्चों को हमें घर से उसको समझाना है तो ही उसको चेंज हो पाएगा। अगर नहीं समझाएंगे तो कभी नहीं समझने वाला। दूसरी बात है, पहले खुद पे लागू करना पड़ेगा। हम खुद कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल उठा करके पीते हैं और बाद में बच्चा सामने ही मांगता है, बोलते हैं कि मुझे पीना है मम्मी या पापा, और हम बोलेंगे बेटा तेरे नहीं पीना है, तुझे नहीं पी सकता तू। तो और कितना राइट है? नहीं ना, क्योंकि हम खुद तो पी रहे हैं और उसको हम मना करें तो बिल्कुल नहीं मानने वाले। लेकिन हम खुद नहीं पी रहे तब भी बच्चा मानेगा कि हाँ, ये लोग भी नहीं पीते मम्मी पापा, तो हमें भी नहीं पीना चाहिए। दादा दादी भी नहीं पीते तो हमें भी नहीं पीना चाहिए। तो पहले खुद का घर का वातावरण ठीक करना पड़ेगा, तभी बच्चे स्वीकारेंगे। रही जनरेशन, यंग जनरेशन की बात, तो उसको भी अभी उतनी लत लग चुकी है फास्ट फूड की और कोल्ड ड्रिंक्स की या चॉकलेट्स की, बाहर के आइसक्रीम की, सब। तो वो भी इतने जकड़ गए हैं कि हम कभी सेमिनार में आते हैं ना, यंग जनरेशन के लोग, यानी 25-26 साल के लोग, कम से कम 20-25 लोग तो रहते हैं 100 में से। तो वो लोगों को आते हैं ना, तब सबसे पहला डर ये रहता है कि सेमिनार में जाकर के हम क्या करेंगे, भूखे रहेंगे। लेकिन जैसे उसको रो फूड डिश में परोसा जाता है और वो टेस्ट करते हैं तो इतने खुश होते हैं कि नहीं, ऐसा खाना दिया जाए तो हम लाइफ टाइम खा लें। इतना रो फूड का खाना टेस्टी बनता है। लेकिन हमें बनाना आना चाहिए, हमें परोसना आना चाहिए, देना आना चाहिए, तो सामने वाला स्वीकार करेगा। तो यंग जनरेशन को भी मेरी यही विनती है कि जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं ना, जीभ का टेस्ट कब तक है? जब तक मुंह में है तब तक। बाद में कुछ उसका टेस्ट या आपने क्या खाया क्या नहीं खाया कुछ नहीं, बाद में किसको लगना है? पेट को। तो हमें 2 मिनट के टेस्ट के लिए पेट को या बॉडी को कितनी तकलीफ देते हैं, एक बार हमें सोचने की बात है। तो ये बात हमें जरूर सोचनी चाहिए कि 2 मिनट के टेस्ट के लिए हमें बॉडी नहीं बिगाड़नी। टेस्ट हमें थोड़ी टाइम के लिए ही मिलेगा, लेकिन अगर बॉडी बिगड़ेगी ना तो आपको जो खाना है वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर मना करेंगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। बाद में है कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आपको खुद को भी वो खाना अच्छा नहीं लगेगा, और खुद का जो सही खाना है वो भी आप अच्छे से खा पाए कि नहीं खा पाए, यानी पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा एक छोटे से टेस्ट के कारण। तो टेस्ट को थोड़ा सा छोड़िए और आपको जो सही खाना खाना है, जो सही है आपके लिए, वो अपनाइए और अपने जीवन में आप वो लाइए। और जो बुजुर्ग लोग हैं उसको तो, हमारे यंग जनरेशन या बच्चों के जितनी बाहर की खाने की आदत नहीं है, लेकिन घर में क्या होता है कि कभी कभी वातावरण ऐसा होता है, बाहर जाते हैं खाने के लिए तो वो भी साथ में खा लेते हैं, तो उसको तो और तकलीफ होती है क्योंकि पहले से उन्होंने खाना खाया नहीं होता है, अभी उसको सूट होता नहीं है इसके कारण, तो उसका प्रॉब्लम है जो हेल्थ का वो इश्यूज के बढ़ते जाते हैं। तो मेन बात है कि शरीर के ऊपर कंट्रोल करना है। शरीर के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद के मन के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो खाना पीना आप कभी भी जो गलत है वो छोड़ नहीं सकते और सही है वो कभी भी आप अपना नहीं सकते।
कई लोग है ना पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और अपने आप शुरू कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो विपरीत असर पड़ती है। तो सही मार्गदर्शन और जानकारी आपके केंद्र से कैसे ले पाए उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चे की, तो बच्चे की परवरिश कैसे करें और कैसे वो उस सब चीज़ों से जो नहीं खाना है उसके दूर रखे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे दो सेंटर है, एक तो नासिक में महाराष्ट्र में है और एक है गुजरात में सूरत में है। तो आप खुद वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल भी है जो SSK करके है। मैंने जो शॉर्ट में आपको उपवास के बारे में, एनिमा के बारे में या रसाहार के बारे में जो शॉर्ट में बताया, उसपे थोड़ा सा लंबा और डिटेल्स में वीडियो है, तो आप जा करके उसमें भी देख सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। प्रोडक्ट्स का मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि हमें बिजनेस के लिए तो सब करते हो तो कॉमन है, लेकिन लोगों को पिज्जा वगैरह सब जो बिकता है बाजार में उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हेल्थ अच्छी करने के लिए जो प्रोडक्ट्स मिलता है ना, वहाँ पे लोगों का सवाल रहता है कि आप तो कमा रहे हैं, लेकिन हम अच्छी बात आपको दे रहे हैं, आपको कोई गलत बात नहीं दे रहे। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स है वो भी हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, आपको जो सही लगे वो। और दूसरा है कि बच्चों का जो परवरिश है, तो मैं मेरी खुद की बात करूं कि प्रेगनेंसी टाइम में मैंने पूरा कभी मुझे बाहर का खाने की, यानी कि जो बाहर का फास्ट फूड खाने की लेडी को इच्छा होती है वैसा, तो मुझे ऐसा कभी भी मन नहीं करा, क्योंकि मेरे जीभ को वो टेस्ट पता ही नहीं है और वो कभी उसने लिया ही नहीं। जो टेस्ट हमने खाया होता है ना, वो डिमांड बार बार जीभ करेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बाहर का खाना इतना कभी पसंद ही नहीं किया। मैंने घर का ही खाना खाया, जो सही खाना है, फ्रूट्स ज्यादा खाया है, तो वैसे ही खाना खा करके मेरे 9 महीने अच्छे से निकाले। दूसरा है कि जो मेरे डिलीवरी टाइम था, तब भी डॉक्टर को चेक किया तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपका डिलीवरी का आज पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन पेन ऐसे हो रहा है, ऐसा लगता है कि दवाई ले लो तो ठीक है, अगर शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई तो उधर जो टाइम पे जो है वो तो लेनी है। तो वो दवाई दी और फिर पेन होना होगा, एनिमा दिया, पेन होना होगा तो बढ़ेगा, ऐसा बोल करके फिर डॉक्टर्स ने छोड़ दिया, यानी कि अपने स्थिति पे छोड़ दिया। तो फिर 5 बजे हम एडमिट हुए थे सुबह के, और फिर 12 बजे बहुत पेन शुरू हुआ। तो डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसा हो सकता है, कुछ लग ही नहीं रहा था कि आज डिलीवरी होगी और इतना पेन बढ़ गया और इतना हो रहा है। और मेरी 12:30 बजे यानी 12:31 को मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। यानी पेन तो नेचुरली होना है, वो तो होता ही है और सबको सहन करना पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी शौक थे कि इतनी फास्ट और नॉर्मल डिलीवरी कुछ लग नहीं रहा था, फिर भी कैसे हो सकती है। तो हमारा खान पान सही होना तो भी पॉसिबल है। दूसरा मुझे एक इश्यू आया था, टेक्निकल इश्यू बोल सकते हैं उसको, कि डिलीवरी के बाद मेरा यूरिन नॉर्मली पास नहीं हो रहा था, और डॉक्टर को बार बार पूछने पर बता रहे थे कि हो जाएगा नॉर्मल, कभी कभार हो जाता है ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम, जन्म के कारण कुछ इधर उधर हुआ है। तो मुझे ऐसा, हमारे घर को और मुझे और मेरे फैमिली को भी डर था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबको डर लगता है, कॉमन बात है। तो समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन निकल गए। फिर मम्मी पापा मेरे हस्बैंड को बोला डॉक्टर ने कि ऐसा लगता है कि शायद सर्जन को बुलाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो उससे पहले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी एक काम करते हैं, मुझे नारियल पानी जब पीती हूँ तब ऐसा लगता है कि मेरा वॉशरूम है अच्छे से आता है और पेट अच्छे, किडनी मेरा अच्छे से साफ होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक बार ट्राई करते हैं नारियल पानी लेकर के। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो सूरज को, मेरे हस्बैंड को बोला कि 2 नारियल पानी लेकर के आओ। मैंने एक नारियल पानी पिया और आधे ही घंटे में मेरा नेचुरली यूरिन पास होना शुरू हो गया। अगर मुझे सुझाव नहीं आता, भगवान की कृपा है, ऐसा नहीं कि सब हम ही करते हैं, लेकिन भगवान की ही कृपा है। तो भगवान के कृपा के कारण मुझे सुझाव आया कि ना मैं ऐसा ट्राई करके देखो, और उसके कारण क्या हुआ, मैं बड़ी सर्जरी से बच गई, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मुझे खुद का एक्सपीरियंस था कि नारियल पानी पीने से मुझे होता है और हो सकता है, तो टाइम पे याद आ गया। तो ऐसा हमारे शरीर में भी कई बार होता है। जैसे कि कई लोगों का बड़ा प्रॉब्लम अभी है ना, वो पेट साफ नहीं होना है, और हम क्या करते हैं, तीनों टाइम पकाया हुआ खाते हैं, फ्रूट्स पे ध्यान देते हैं नहीं देते, खाते नहीं खाते, और फिर क्या करते हैं, रात को सोने के टाइम हम क्या करते हैं कि पेट साफ करने की दवाइयाँ लेते हैं, आयुर्वेदिक है, जो भी हमें आता है, जो भी हमारे पास है, वो पेट साफ करने के लिए लेते हैं। लेकिन हम फ्रूट्स खाने के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर आप दिन में अच्छे से फ्रूट्स खाएंगे या पानी अच्छे से पियेंगे या जूस आप अच्छे से पियेंगे, तो आपको दवा या पेट साफ करने के लिए लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी।
तो आपको सही खाना खाना है, खुद को चेंज कैसे करना है। और बच्चों की बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा आगे चली गई। तो मेरे बच्चा है अभी 2 साल और 4 महीने का कंप्लीट हुआ। 1 साल तक मैंने सिर्फ उसको फीडिंग करवाया, एक भी निवाला मैंने उसको अन्न का नहीं दिया और फ्रूट्स भी नहीं खाया, ओनली 1 ईयर फीडिंग ही करवाया। और बच्चे ने भी सपोर्ट किया वो। और नसीब अच्छा था मेरा कि अभी फीडिंग का सब लेडी को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि मिल्क अच्छे से बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि बच्चा पेट भर करके पी पा रहा था, फीडिंग कर पा रहा था। तो ऐसे बच्चा है वो पेट भर करके 1 साल तक सिर्फ फीडिंग किया। 1 साल के बाद वो, क्योंकि 1 साल तक हमने उसको कुछ दिया नहीं और 1 साल में वो थोड़ा सा समझदार भी हो जाता है। तो उसके बाद सब डांटने लगे कि तू पागल है क्या, 6 महीने में हमें खाना शुरू करना चाहिए उनको, 6 महीने में उसको तूने खाना भी शुरू नहीं किया। तो सुनती थी, लेकिन एक कान से सुना और एक कान से जाने दिया। फिर उसको दूसरे साल शुरू हुआ तो उसको फ्रूट्स खिलाना शुरू किया। और अभी भी वो 2 साल का और 4 महीने का कंप्लीट 27 तारीख को हुआ। अभी भी वो फ्रूट्स आप जितना दोगे खाएगा, जब भी दोगे खाएगा, जूस पिएगा। लेकिन उसने दाल चावल क्या है उसको नहीं पता है, खिचड़ी क्या है गुजराती में बहुत फेमस है वो भी उसको नहीं पता। और बच्चे को ज्यादातर खिचड़ी देते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पता है कि बच्चे को नहीं पता है कि खिचड़ी क्या है, उसका टेस्ट क्या है। अगर मुंह में कभी कभार किसी के घर गए और मुंह में डाल भी दिया ना तो अग करके वो बाहर निकाल देगा, यानी गले के नीचे वो नहीं उतारेगा। तो ज्यादातर मेरा बच्चा फ्रूट ही खाता है, फिर भी इतना एक्टिव है ना कि आप अगर उसके पीछे भागेंगे ना तो एक दिन में आपका 500 ग्राम वेट कम हो ही जाएगा। इतना एक्टिव है। ऐसा नहीं कि बच्चे को खाना नहीं देंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, उसको ताकत नहीं रहेगी, वो कैसा होगा। तो एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। वरना अगर मैं किसी का सुनती ना तो मैं भी आपकी तरह होती कि मुझे भी विश्वास नहीं आता कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है और ये अनुभव करके देखना पड़ता है। और बच्चे घर पे, बच्चों को भी ऐसा नहीं है, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, वडील तक, सबको हो सके उतना। अब पकाया हुआ तो आदत है, खाएंगे, मेरे मना करने से आप बंद नहीं करेंगे, लेकिन साथ में उतना ही फ्रूट्स जोड़िए और फ्रूट जूस भी। और दूसरा याद आया पॉइंट तो बता दूं कि हमारा बचपन से ऐसी मान्यता है कि दिन में हमें 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। लेकिन अगर आप रसाहार कर रहे हैं, रसाहार कर रहे हैं, तब आपको पानी की प्यास लगती है तो पीजिए। ऐसा नहीं कि पानी लेना ही नहीं है, सिर्फ निर्जला के टाइम नहीं लेना है। जो निर्जल आपने पकड़ा है 5 से 6 घंटे का या 8 घंटे का, उसमें पानी नहीं लेना है। बाद में आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप जूस के ऊपर है, रसाहार के ऊपर है, तो आप जूस भी पूरा दिन पी रहे हैं और आपने पकड़ के रखा है कि 3 लीटर पानी भी पूरे दिन में कंप्लीट करना है, तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। क्योंकि जो जूस है ना वो पानी ही है पूरा, उसमें टेस्ट है फ्रूट का, वो अलग बात है। लेकिन हमें 3 लीटर जूस लिया पूरा दिन का, हमें भूख लगती है तो हमारी मान्यता ऐसी रहती है कि 3 लीटर पानी भी पीना है। तो ऐसा सब नहीं करना है। आपको जूस पीते हैं ना तो पानी की आवश्यकता लगे, प्यास लगे तो ही आपको पानी पीना है, वरना नहीं पीना। आप बोलते हैं कि कच्चा खाना है, उसकी रेसिपी है, तो रेसिपी कैसे बनाते हैं, उसकी कोई बुक्स है या बच्चों की परवरिश के लिए कोई बुक्स है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारा दर्शक मित्रों को बता दीजिए। जी बिल्कुल। जो रेसिपी है ना, रेसिपी की बुक है, ये हमारे पास अवेलेबल है हिंदी में और गुजराती में, सब में, दोनों भाषा में। तो आपको अगर घर पे खाना बनाना है रो फूड, तो हमारी मान्यता सबसे पहले हम किसी को कच्चा खाने के लिए बोलते हैं ना तो पहले दिमाग में यही बात आती है कि क्या बनाए? ककड़ी टमाटर और उसकी स्लाइस करके खाना है, बस कच्चा खाना या सलाद खाना, बस इतना ही सोच सकते हैं। लेकिन कच्चे की इतनी वेराइटी बनती है अलग अलग कि आप सोच भी नहीं सकेंगे, और इतना टेस्टी बनता है कि आप पकाया हुआ खाना भूल जाएंगे। और एक बार आप सेमिनार की विजिट जरूर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसा रहता है। तो ऐसे जो रेसिपी बुक्स है उसमें से आप बना करके अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को भी टेस्टी लगेगा। और टेस्टी खाना आप किसी को भी परोसेंगे ना तो दूसरा कोई बाहर का खाना की डिमांड वो नहीं करेंगे, वो पक्का है। दूसरा है कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने थोड़े से रेसिपीज के वीडियोस भी बनाए हैं, जिसमें ग्रीन जूस का है और बाकी जो वेराइटी बच्चों को पसंद आए, सैंडविच वगैरह है, तो ऐसा भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। मैंने बताया कि एसएस कैन गेस करके है, उसमें आपको मिल जाएगा। दक्षा सावलिया साथ में लिखेंगे तो उसमें जल्दी से आएगा। तो आपको ऐसे रेसिपीज बना करके देना है। दूसरा है कि जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया ना रेसिपीज का, तो लोगों की डिमांड आने लगी कि आपको ये बना, पिज्जा बना करके दीजिए दीजिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना हम रो फूड में बना करके आपको परोस सके, दे सके, उतना आपको देते हैं। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि हमें हर चीज में हमें ऑप्शन क्यों चाहिए।
हर चीज का ऑप्शन नहीं होता है, कुछ तो हमें छोड़ना है, जो राइट हमें कुछ पकड़ना है। तो हर चीज का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ऑप्शन में आपको परोसे। जैसे कि दूध खाने को मना करते हैं, तो दूध बच्चे को अगर देना है तो कौन सा दे सकते हैं, जैसे कि नारियल का निकाल करके हम दे सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। छोटा बच्चा है तो बहुत कम मात्रा में देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि हेवी हो जाता है। आप 4-5 बादाम रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको पीस करके छान लीजिए, उसका दूध बना करके खजूर के साथ दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा ड्राई फ्रूट्स का है, वो भी दूध बना करके आप भिगो करके दे सकते हैं। तो ऐसे दूध का ऑप्शन आपको मिल सकता है, लेकिन हर चीज का ऑप्शन नहीं होता है। अगर हमें सही होना है ना, तो हमें मन से कुछ तो स्वीकारना पड़ेगा और कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है कि मैं ये भी एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम सेमिनार में हम काम करते हैं ना, तो सेमिनार में जो लोग आए होते हैं, हमारा काम देखते हैं, तो उसको अच्छा लगता है उन लोगों को। तो वो लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरे मन में हमेशा सामने से तो जो व्यक्ति को कैसा लगेगा नहीं बोलती, लेकिन मन में मुझे ऐसा होता है कि हम कहाँ सेवा कर रहे हैं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात तब मुझे एहसास हुई जब नासिक में सेमिनार था और एक भैया आए थे। उनकी सैलरी 10,000 थी 1 मंथ की, और उनका जो दवाई का खर्चा था ना, वो 1 मंथ का 8,000 था। उसके फैमिली मेंबर्स, उसके मम्मी पापा, उसके 2 बच्चे और उनकी वाइफ और वो खुद, यानी कि इतना फैमिली मेंबर्स को एक महीने में 10,000 सैलरी, उसमें से भी 8,000 दवाई का खर्चा हो जाए, बाद में 2,000 में वो घर कैसे चलाते होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ तो करते होंगे जुगाड़। और वो इतना रो रहे थे, उसका एक्सपीरियंस बताते टाइम उन्होंने बताया कि एनडीएस किया ना तो मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई, मुझे हेल्थ भी वापस मिल गई, और पैसे का जो प्रॉब्लम था ना वो पूरा सोल्व हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति को 2,000 महीने खुद का खर्चे को या फैमिली के खर्चे के लिए मिल रहा था, 8,000 और जुड़ गए, तो उसका कितना आसान हो गया काम। तो तब भी मुझे लगा कि हम सेवा कर नहीं रहे, लेकिन ईश्वर हमसे करवा रहे हैं, और ऐसा हमें काम दिया है कि लोगों को स्वास्थ्य लौटाना है। दूसरा है कि किसी किसी को लगता है कि इसमें से रोग कैसे ठीक हो सकते हैं, और मैंने बताया कि शुरू शुरू में सेमिनार में मैं जुड़ी, तब मेरे मन में भी था कि डाइट है, उससे इतने बड़े बड़े रोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक लेडी नासिक में आए थे, उनको कैंसर था, और उसकी एज होगी शायद 45 के आसपास। वो कैंसर के कारण इतने परेशान थे, और उसको केमोथेरेपी भी शुरू हो गई थी। और वो तो जो लेते हैं उनको ही पता है कि उसका दर्द क्या है, हम उसको बयां भी नहीं कर सकते, हम उसको एहसास भी नहीं कर सकते। तो वो लेडी रोते रोते अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। जब फर्स्ट सेमिनार में आई थी ना, तब उसको झोली में लेकर के आए थे, झोली में उठा करके लाए थे। और जब सेमिनार जहाँ पे हॉल में प्रवचन वगैरह रहता है, वहां पे उसको पीछे खटिया डाल के उसमें सुला करके वो सुनते थे। ऐसी हालत में वो फर्स्ट सेमिनार में आए थे। सेकंड सेमिनार में वो धीरे धीरे चल रहे थे, और उसने अटेंड किया बैठते हुए। और तीसरे सेमिनार में वो खुद चल घूम रहे थे, और खुद ही अपना आप सब काम कर रहे थे, और अच्छे से उन्होंने सेमिनार अटेंड किया। और अपना एक्सपीरियंस तीसरे सेमिनार में उन्होंने जब ठीक हो गए ना, बाद में बताया कि जब मेरा कीमोथेरेपी चल रहा था, मेरे फैमिली मेंबर्स को बोल रहे कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप मुझे मर जाने दीजिए, वो अच्छा है, लेकिन बार बार मुझसे तकलीफ सहन नहीं होती है। तो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उसको तो भरोसा नहीं होता है, वो तो क्या, उसकी भावना यही रहती है कि हम ठीक हो जाए, इसलिए हमें वो तकलीफ से गुजरने के लिए मजबूर वो भी होते हैं। तो उसके घर वाले भी उसे फोर्स करते थे कि तुझे हमें जिंदा रखना है, तुझे हमें मार नहीं डालना है, ऐसा करके वो भी मजबूरी में उसको दवाई या थेरेपी करवा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे दवाइयाँ जो हाथ में दी जाती थी, जो हॉस्पिटल में प्रोसेस होती थी, उससे तो बच नहीं सकते थे, लेकिन दवाइयाँ जो उसको हाथ में दी जाती थी ना, वो सिंक में जा करके वॉश कर देते थे और जाने देते थे, बहा देते थे। उन्होंने एनडीएस का वीडियो सुना और उसको बहुत अच्छा लगा। घर वालों को तो बता नहीं सके कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन हिम्मत करके बताया कि मैं मरने तो वैसे भी वाली हूँ, चाहे 6 महीने पहले मरूँ या बाद में मरूँ, प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं एक बार ये ट्राई करना चाहती हूँ। तो उसको घर वालों ने भी, उसके हस्बैंड ने समझा, और उन्होंने एनडीएस करवाना शुरू किया। जूस वगैरह दिया, एनिमा करवाया, उपवास करवाया, निर्जला करवाया। तो उससे क्या होगा, उसका कैंसर एकदम ठीक हो गया। और उन्होंने खड़े खड़े 15-20 मिनट खड़े खड़े खुद के पैरों के ऊपर एक्सपीरियंस दिया। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम निर्जला करते हैं ना, कुछ भी खाना पीना नहीं खाते ना, तब हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, जो कैंसर होता है ना, वो टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। दूसरा है कि हमारा मन कैसा है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड है कि हम हमारा रोग कितना जल्दी ठीक कर सकते हैं। रोग के अंदर से हमारा माइंड अगर हटाना, तो भी जल्दी से रोग ठीक हो जाएंगे। वो कैसे, वो एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताओ। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और एक अमेरिका की कहानी है। एक दादाजी थे, उनको कैंसर था, और डॉक्टर के पास गए थे। उनको डॉक्टर्स ने बोला था कि आप 6 महीने के मेहमान है। दादाजी को लगा कि ठीक है, मेरे पास 6 महीने हैं, तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो क्लियर थे।
और उनको शौक था कि उसको खुद का घर बनाना था लकड़ी का अमेरिका में। तो उसका जो फार्म था, उनकी जो जगह थी, वहां पे वो गए और उन्होंने घर बनाना शुरू किया। घर बनाना बनाते बनाते उसका 1 साल निकल गया। फिर उसको याद आ गया, अरे मेरे पास तो 6 महीने थे और ये तो 1 साल हो गया, अभी तो थोड़े ही दिन का मेहमान होगा या कब जाऊँ पता नहीं। वापिस गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो उसका कैंसर ही नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके रोग से अपना दिमाग हटाया और खुद का शौक था ना, वो पूरा करने में पूरा फोकस लगा दिया। तो बीमारी है वो सिर्फ स्वस्थ खाने से ही नहीं आपकी हटेगी। आपका स्वस्थ मन और आपका जो शौक है ना, अगर उसमें भी आपका मन जाएगा ना, तो भी आपकी बीमारियां बहुत अच्छे से, आप जल्दी से रिकवर कर पाएंगे और जल्दी से स्वास्थ्य पाएंगे। तो आपको जो शौक है, जो आपको पसंद है कार्य करना, उसमें भी आप टाइम निकालिए, उसके लिए टाइम निकालिए। तो उससे भी आपका स्वस्थ जल्दी आपको लौट करके वापस मिलेगा। एक दूसरा है कि शॉर्ट में बताऊं कि मैंने एक ज्ञानवत्सल स्वामी का यूट्यूब के ऊपर सुना था, शायद आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, कि एक व्यक्ति को घुटने का प्रॉब्लम था और घुटना उसको बहुत दर्द कर रहा था। तो ज्ञानवत्सल स्वामी को व्यक्ति मिला, बात हुई, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि मुझे घुटने का प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है। तो ज्ञानवत्सल स्वामी ने सब बातें जानी और उसको पूछा। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो कि आप है ना अपने भाई को माफ कर दो या जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दो। तो बोले कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो इतना दिक्कत हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ। तो बोले आपको घुटने का प्रॉब्लम ठीक करना है क्या? तो बोले हाँ करना है। तो बोले माफ करो और उसको जो प्रॉब्लम है वो आपकी गलती हो नहीं हो, आप माफी मांग लो। तो उन्होंने माफी मांग ली और उसके मन से उसका जो द्वेष था वो निकल दिया। तो उसका घुटने का प्रॉब्लम ठीक हो गया। ये स्टोरी लंबी है थोड़ी सी, लेकिन मुझे जितना जैसे याद आया मैंने आपको बताया। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य क्या है वो आपको पकड़ना है कि हमारा मन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर भी बीमारियां ठीक होगी कि नहीं होगी वो भी डिपेंड करता है। आप अच्छा अच्छा खाना खा लेंगे, आप सही खाना अपनाएंगे और मन को ठीक नहीं करेंगे तो भी आप बीमारियों को आप हटा नहीं पाएंगे, आप स्वास्थ्य पूरा नहीं पा सकते। रोग के बारे में और उसके इलाज के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में बहुत सुंदर माहिती जो हमारा दर्शक मित्रों को दी है दक्षा बहन, उसके लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद।